सवाल ये नहीं है, सवाल अब बड़ी लड़ाई की है कि 2024 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल है, 400 सीटों से आगे आ रही है, तो विपक्षी नेताओं पे इतना ज्यादा ईडी की जरूरत क्या है? आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाओ, कैंपेन करो, और उसके बाद 24 के मार्च में अगर आप पावर में आ ही रहे हो, तो ईडी तो आपके पास पूरा साल है, 5 साल है, फिर आप ईडी से ग्रिल करते रहना इनको। लेकिन इन चुनाव के मौके पे आप हर विपक्षी नेता के घर पे ईडी बैठा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन खिसकी हुई है। महात्मा गांधी ने जो सत्य का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है और सार्वजनिक किया है, आज की डेट में किसी राजनेता में हिम्मत है सत्य का प्रयोग बताने की? सब रात के अंधेरे में, घर के सन्नाटे में सत्य का प्रयोग जो है वो क्या कहते हैं, खुले दिल से खुले आम करते हैं। हर आदमी को मालूम है कि कहाँ का सत्य कहाँ जा रहा है। हिम्मत? अब बनेंगे महात्मा गांधी, आपसे बता रहे हैं, या कोशिश करेंगे महात्मा गांधी की तरह लोग इनको याद रखें? अरे तो उतना गट्स भी तो होना चाहिए। और महात्मा गांधी कोई जो है वो क्या कहते हैं, आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं वाले जीव नहीं थे, वो पत्नी साथ रखते थे। 4-5 बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं उसमें वर्ल्ड वाइज में, जो भारत सरकार ने हायर किया है अलग-अलग मंत्रालयों में, और कुछ एडवाइजर्स ऐसे हैं जो इनके पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं या आरएसएस से संबंधित हैं या अलग-अलग संगठनों से संबंधित हैं। वो अलग-अलग मंत्रालयों में एज ए एडवाइजर्स उनका अपॉइंटमेंट है। जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय में जो आरएसएस के आइडियोलॉजी से रिलेटेड कई जर्नलिस्ट हैं, उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर एडवाइजर बनाया गया है। ऐसे दसियों जर्नलिस्ट को मैं जानता हूं जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से लिंक्ड रहे हैं, पिछले 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल से उनके साथ जुड़े रहे, पत्रकारिता में रहते हुए भी संघ परिवार से जुड़े रहे। तो उनको 1.25 लाख से 1.5 लाख की सैलरी पे मंत्रालय में एज ए सलाहकार नियुक्त किया गया है। और वो बिना इमरजेंसी का नाम लिए ईडी सालों साल, 5 साल पहले पूछा, फिर 5 साल अब बाद पूछ रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ये उसी तरह भारत पाकिस्तान के तनाव की तरह हो गया कि जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ जो है वो सीमा पर होने लगता है। आपसे बता रहे, तो बात वही है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, आपने कितने दिन पहले लालू से कैश फॉर जाम में पूछा, आपने जो है मीसा भारती का जो है वहां अटैच किया, जिसको जो है ट्रिब्यूनल ने जो है रिलीज कर दिया जो है फार्म हाउस को, और अब आप फिर उस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। तो ये है ना, अंतहीन है। इस पर जो है कैसे अंकुश लग सकता है? चुनाव से पहले जो मजबूत विपक्ष के जो थोड़े थोड़े नेता हैं उनको उठा के जेल में डाल के विपक्ष विहीन जो एक गठबंधन से, विपक्ष में गठबंधन रहे, लीडर लेस गठबंधन हो, उससे भाजपा लड़ने की तैयारी कर रही है। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है, जो मुझे एक रिपोर्ट मिली है, जो अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल सारा सर्वे बता रहा है कि वो अपने बल पे मेजोरिटी में नहीं आने जा रही है देखने वालों को समझने का इशारा, है देखने वालों को समझने का इशारा। वो थोड़ी सी नकाब सरकाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात, इरशाद। मतलब खिड़की खुली है कि गुरु आओ और सारा ईडी उडी जो है ठंडे बस्ते में जाए, और नहीं आओगे तो फिर देखेंगे। लेकिन गिरफ्तार करना भी मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है। विपक्षी नेताओं को जेल भेजने से लोकतंत्र हमें लगता है कि ज्यादा मजबूत होगा। जो विपक्षी नेता पिछले 20-30 साल में एयर कंडीशन में रहने के आदी हो चुके हैं और 5 स्टार कल्चर में रहने के आदी हो चुके हैं, अगर थोड़ा बहुत वो सेंट्रल जेल या जिला जेल, सेंट्रल जेल में इनको रखते हैं बड़े नेताओं को, उसका थोड़ा सा गर्मी, मई जून का महीना आने वाला है, मार्च का महीना वाला है, उसका गर्मी थोड़ा देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि आम जनता का कष्ट कितना वो होता है, दर्दनाक होता है। आम जनता किन परिस्थितियों में इस देश में विदाउट एयर कंडीशन और विदाउट वो रहती है। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने ये तय किया है। 6 बार पलटी और 9 बार मुख्यमंत्री, बिहार में सरकार फिर एनडीए के बन गई है। पगड़ी नहीं उतरी लेकिन शपथ ग्रहण शामिल हो गए, जान नहीं गई लेकिन भाजपा में चले गए। इसी बीच ईडी इन एक्शन। उधर झारखंड में भी हेमंत सोरेन पर ईडी का एक्शन चल रहा है।
सुना जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से हेमंत सोरेन गायब है और उनकी कार में 36 लाख रुपए मिले हैं। सुना जा रहा है, हमने सोशल मीडिया देखा है। क्या लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार अपने विरोधियों को ईडी के माध्यम से साध रही है? क्या ईडी इलेक्शन की तैयारी करवा रहा है? क्या है मसला? बिहार में क्या होगा? इंडिया गठबंधन का भविष्य, कौन-कौन शामिल होंगे? क्या चित्र उभरेगी? इसी विषय पर इस एपिसोड में चर्चा है। दो खास मेहमान लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं, जेपी सिंह साहब हैं और संजीव जी हैं। लगातार सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा पे पूरे इन्फॉर्मेशन और डेटा के साथ दोनों हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हुई बिहार में और झारखंड, उत्तर प्रदेश में। तब तक चंडीगढ़ महापौर का इलेक्शन हुआ, अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन बैलेट पेपर से भी 8 वोट रद्द कर दिए गए हैं और वहां महागठबंधन वो हरा दिया गया है। तो क्या वाकई अब बहुत ही क्रूशियल मोड पर यह देश है? क्या जबरदस्ती से डेमोक्रेसी को हाईजेक किया जा रहा है? क्या तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है भारत? ये तमाम मसले पर बातचीत करूंगा। स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर नमस्ते। जेपी सर, आप ही से शुरू करते हैं, आप बहुत नहीं सर, संजीव भाई से शुरू कीजिए। हाँ संजीव जी। देखिए, विपक्षी नेताओं को जेल भेजने से लोकतंत्र हमें लगता है कि ज्यादा मजबूत होगा। जो अच्छा। विपक्षी नेता पिछले 20-30 साल में एयर कंडीशन में रहने के आदी हो चुके हैं और 5 स्टार कल्चर में रहने के आदी हो चुके हैं, अगर थोड़ा बहुत वो सेंट्रल जेल या जिला जेल, सेंट्रल जेल में इनको रखते हैं बड़े नेताओं को, उसका थोड़ा सा गर्मी, मई जून का महीना आने वाला है, मार्च का महीना वाला है, उसका गर्मी थोड़ा देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि आम जनता का कष्ट कितना वो होता है, दर्दनाक होता है। आम जनता किन परिस्थितियों में इस देश में विदाउट एयर कंडीशन और विदाउट वो रहती है। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने ये तय किया है, लेकिन आंदोलन करेंगे, मतलब आंदोलन करेंगे ना, और तब हाँ, तब विपक्षी आंदोलन नेता करेंगे। हाँ, उसके बाद भी पता नहीं आंदोलन करेंगे कि उससे पहले सरेंडर कर देंगे। अब नीतीश बाबू सरेंडर ही कर गए। अब अंदर खाते तो कई बातें आ रहे हैं, कहते ईडी वीडी उनकी इर्द गिर्द भी घूम रही थी, तो उनको लगा काहे को बुढ़ापा में उधर सेंट्रल जेल में जाके जाया हो, गर्मी झेले, इतना बढ़िया बंगला है साला, इसी को कंटिन्यू करो। अरे क्या हो जाएगा, इधर से उलट के उधर थोड़ी दूर जाना है और क्या है। तो कोई कष्ट नहीं देना चाहता शरीर को। अब बाकी अपोजिशन के लीडरों को अपने शरीर से कितना मोह है, कितना कष्ट झेल सकते हैं, जेल की गर्मी कितना झेल सकते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ईडी अगर पकड़ेगी तो जमानत भी बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। बहुत लोग तो देखिए जेल में है ही, संजय सिंह है, वो कौन है, मिस्टर जैन है एक दिल्ली वाले, और भी ऐसे ऐसे कई लीडर बेचारे जेल में है। तमिलनाडु में एक मंत्री अरेस्ट है ही, जेल में है ही। टीएमसी के कई लीडर जेल में है, तो वो जेल के अंदर है, तो उनका कष्ट देख के बाकी नेताओं को डर लग रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय लोकतंत्र की लगभग स्थिति वही हो चुकी है जैसे हमारे पड़ोस के देशों में विपक्षी नेताओं के साथ इस समय है। अभी हाल में बांग्लादेश के अंदर जब इलेक्शन हुआ था, तो उससे पहले अपोजिशन के कई बड़े लीडर जेल भेज दिए गए थे, और खालिदा जिया तो पीछे करप्शन के केस में अंदर भी कर दी गई थी, जो मुख्य अपोजिशन के लीडर थी। और शेख हसीना जो लगातार बांग्ला राष्ट्रवाद और बंगाली लोकतंत्र की जो एक बात करती थी, वो उन्होंने जिस ढंग से अपोजिशन पे क्रैक डाउन किया और जिस ढंग से अपोजिशन को जेल के अंदर ढकेला, तो उससे लगभग ये लगने लगा था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जो पाकिस्तानी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट जो देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना के कहा था कि हम पाकिस्तान के और पंजाबी डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सेम हालत पाकिस्तान के अंदर है कि जो मेन अपोजिशन या मेन जो टॉप लीडर है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, वो अदियाला जेल में बंद है। उन पे करप्शन के कई केसेस डाल दिए गए हैं। उनके लीडरों को कैंपेन भी नहीं करने दिया जा रहा है, उनके लीडरों के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उनके लीडरों के पिटाई हो रही है, उनके लीडरों को उठा उठा के पुलिस अरेस्ट कर रही है, उनके लीडरों के पर्चे भी बिना वजह रद्द किए गए अभी, जो पीटीआई के जो थे। तो भारत में लगभग हमारी स्थिति अभी लगभग यही नजर आ रही है कि चुनाव से पहले जो मजबूत विपक्ष के जो थोड़े थोड़े नेता हैं, उनको उठा के जेल में डाल के विपक्ष विहीन जो एक गठबंधन से, विपक्ष में गठबंधन रहे, लीडर लेस गठबंधन हो, उससे भाजपा लड़ने की तैयारी कर रही है। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है, जो मुझे एक रिपोर्ट मिली है, जो अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल सारा सर्वे बता रहा है कि वो
अपने बल पे मेजोरिटी में नहीं आने जा रही है। और जो बिहार का जो घटनाक्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बीजेपी के लीडर ने मुझे आज बताया कि जब बिहार को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही थी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो थे अपने कौन चौधरी हैं जो अपने सम्राट आए थे, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार तो अब गॉन केस हो चुके हैं, जमीन पे उखड़ चुके हैं, इनको गठबंधन में साथ लेके चलने की क्या जरूरत है, हम तो अपने बल पे ही पावर में आ जाएंगे। तो ऐसे में इनको आप जीवन दान क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के सामने उन्हें बोला, तो पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने उनको एक सर्वे का हवाला दिया और कहा कि देखिए, अगर आप बिना गठबंधन लड़िएगा, बहुत ताकत भी लगाइएगा बिहार के अंदर, तो आपको मैक्सिमम 20 सीटें 21 सीटें आएंगी और महागठबंधन जो है वो हमसे अपर उसमें है, पोजीशन में है, तो ये गठबंधन जरूरी है। तो यानी कि बिहार जैसे स्टेट में भी इनको इनपुट था कि हम प्रशासन को कंट्रोल किए बिना भी जीत नहीं सकते और इसलिए नीतीश को लाना जरूरी है। लगभग हेमंत सोरेन पे लगभग यही टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है, उनको प्रेशर में लिया जा रहा है कि वो ईडी के छापे के ऐसा या तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए और या तो सरेंडर कर दें। तो ऐसे ही और उद्धव ठाकरे पे भी एक बात हो रही है कि उद्धव ठाकरे को प्रेशर में लाने की कोशिश, लेकिन शायद उद्धव ठाकरे का जिस ढंग से बिहेवियर है या उद्धव ठाकरे के जो संजय राउत जिस ढंग से सरेंडर नहीं किए जेल जाने के बावजूद भी, तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे तो उनके दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्षहीन इलेक्शन 2024 में करवाना चाहती है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बीजेपी देश के 200 सीटों पे आज भी जीरो की पोजीशन में है। वहां पे ईवीएम मैनेजमेंट भी नहीं हो सकता, वहां पे कोई भी मैनेजमेंट बीजेपी का काम नहीं करेगा। बीजेपी 300 सीटों पे फाइट में है और 300 सीटों में से 100 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को बहुत जबरदस्त टक्कर मिल रही है। तो बीजेपी येन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से विपक्षी नेताओं पे हाथ डाल के 2024 में सत्ता में बनी रहना चाहती है। जेपी सर जी, आपका ऑब्जर्वेशन। देखिए सर, मैं संजीव भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और एक शेर सुनाता हूं। शेर पहले सुनिए और उसका मर्म समझिए, इसके बाद आपको बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। संजीव भाई ने बेसिक तो बता दिया है कि बीजेपी अपने बूते पर सरकार में नहीं आने वाली और ये सबसे समस्या है, इसलिए वो चाहते हैं कि विपक्ष विहीन हो जाए और लोग सरेंडर कर दें या जेल चले जाएं। तो शेर पहले सुन लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। शेर है देखने वालों को समझने का इशारा, है देखने वालों को समझने का इशारा, वो थोड़ी सी नकाब सरकाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात, इरशाद। मतलब खिड़की खुली है कि गुरु आओ और सारा ईडी उडी जो है ठंडे बस्ते में जाए, और नहीं आओगे तो फिर देखेंगे। लेकिन गिरफ्तार करना भी मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने भले दल बदल लिया हो, लेकिन नीतीश कुमार स्पेंट फोर्स होने के बावजूद उनके लोगों को चाहे ईडी जितना घेरने की कोशिश कर रही हो, नीतीश कुमार को गिरफ्तार करने की तो बात हमारे समझ में नहीं आ रही। अब देखिए, कल ही 10 घंटे लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की और पूरा हल्ला था, गोदी मीडिया लगातार दे रही थी कि उनको गिरफ्तार करने की तैयारी, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया। आज जो है वो तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है और पूरा जो है ईडी का दफ्तर को उनके समर्थकों ने घेर रखा है। आज भी गोदी मीडिया जो है वो लगातार जो है क्वेश्चन मार्क लगा के चला रही है कि तेजस्वी गिरफ्तार होंगे। अब शाम तक पता चलेगा गिरफ्तार होंगे कि नहीं। अब जो कैश फॉर जॉब स्कैम है उसकी आप बारीकी समझिए। एक लालू प्रसाद के रसोइये के नाम कोई जमीन रजिस्ट्री हुई और बाद में उसने जो है उनकी लड़की के नाम रजिस्ट्री कर दिया लालू के, तो ये भाई ईडी ने इसको देख लिया। आपको बता दें, मतलब ईडी कितना घर घर में झांक रही है ये देख लीजिए। दरअसल इस समय जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के मीसा और DIR कर दिया था, जिसको चाहे उसके दरवाजे पर पुलिस पहुंच के कि तुम जो है वहां पेड़ के नीचे खड़े होकर भाषण दे रहे थे, इंदिरा गांधी को गरिया रहे थे, जेल जा रहा है, उस तरह अब ईडी का मामला है। आखिर अगर ईडी के पास सबूत है तो सीधे उसके आधार पर वो चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करती है? पूछताछ का नाटक क्यों? जबकि
आपके जो है अनुच्छेद 20 के तहत जो है अभियुक्त को, आरोपी को इस बात का जो है संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने खिलाफ स्वयं गवाही न दे। इसके बाद भी हमारे देश में लगातार इसका उल्लंघन चल रहा है। जो पुलिस हिरासत में ही लेने का प्रावधान है, तो पुलिस हिरासत में अगर पूछताछ कर रही है तो पुलिस जेल में भी जाके पूछताछ कर सकती है। हिरासत में लेके आप दबाव बना के पूछताछ कर रहे हैं, वो भी वो दबाव जो अदालत में स्वीकार्य नहीं है। अगर अगले ने जो है हिरासत के दौरान कैमरे पर भी कुछ कहा तो अदालत में अग्राह्य है, लेकिन चूंकि आपने उनको पकड़ा है इसलिए आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये जो है प्रचारित कर देते हैं, सूत्रों के हवाले से करते हैं, आधिकारिक रूप से करते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। और इलाहाबाद प्रयागराज में तो एक जमाने में ये हो गया था कि जब इस तरह के आरोपी पकड़े जाते थे तो उनको बाकायदे प्रेस के सामने पेश किया जाता था और वो हिज मास्टर्स वाइस की तरह जो है कहते थे कि हाँ हमने ऐसा किया है, और अंत में अदालत में जाके वो मुकरते थे और अदालत से उनको जो है वो कोई सजा नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि अदालत में पुलिस बियॉन्ड डाउट जो है पेश नहीं कर पाती थी। ये हालत इस समय ईडी की है। बिना इमरजेंसी का नाम लिए ईडी सालों साल, 5 साल पहले पूछा, फिर 5 साल अब बाद पूछ रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ये उसी तरह भारत पाकिस्तान के तनाव की तरह हो गया कि जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ जो है वो सीमा पर होने लगता है। आपसे बता रहे, तो बात वही है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, आपने कितने दिन पहले लालू से कैश फॉर जाब में पूछा, आपने जो है मीसा भारती का जो है वहां अटैच किया, जिसको जो है ट्रिब्यूनल ने जो है रिलीज कर दिया जो है फार्म हाउस को, और अब आप फिर उस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। तो ये ना अंतहीन है, इस पर जो है कैसे अंकुश लग सकता है। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरह के जो है वैचारिक जो है क्या कहते हैं प्रतिबद्धता में बंध गई है कि उसको ये सब बात दिखाई नहीं पड़ती। एक कॉमन आदमी को दिखाई पड़ती है, उसको दिखाई नहीं पड़ती। मैं कोई लालू यादव का समर्थक नहीं हूं, ना मैं कैश फॉर जॉब स्कैम में किसी के पक्ष में हूं। लैंड फॉर जॉब, वो तो वो कैश जो लैंड जो है वो कैश की जगह लैंड, और बाद में उस लैंड को क्या तो उनके लड़की के नाम ट्रांसफर कर दिया। अरे तो भाई ट्रांसफर कर दिया तो पहले जो रसोईया है उसको बुलाओ ना कि उसने क्यों ट्रांसफर किया, और किया ट्रांसफर तो फिर रजिस्ट्री हुई होगी। तो क्या निःशुल्क रजिस्ट्री हुई या पैसा लेकर रजिस्ट्री हुई? और रजिस्ट्री में ये नियम है कि आप रजिस्ट्रार के सामने पैसे का भुगतान करेंगे। तो कौन सा पैसा था जिसका भुगतान हुआ? या उनकी लड़की के नाम ट्रांसफर हुआ तो लड़की से पूछे कि वो पैसा कहाँ से आया जो आपने भुगतान किया, और फिर वो ड्राइवर से पूछे कि वो पैसा कहाँ तुमने खर्च किया जो तो वहां भुगतान हुआ। ये इतना अंतहीन है कि अगर ये जो है क्या कहते हैं फार्मूला लगाया जाए तो इस फार्मूले में कम से कम, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार के क्या कहते हैं 1 दर्जन से अधिक मंत्री जो है इस समय ईडी की जेल में हो, अगर ये फार्मूला उत्तर प्रदेश में लगा के उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से पूछताछ की जाए। और मैं समझता हूं कि इससे चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे जो है तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, कोई इससे बचेगा नहीं इस फार्मूले से। आपसे बताएं तो सवाल यह कि विपक्ष विहीन तो ये चाहते ही हैं, ये तो चाहते हैं कि एन कैन प्रकार है यही बने रहे, और इनका कुशासन इतना है कि इनको अपने सुशासन पर भरोसा ही नहीं है। अब आप देखिए, आज एक इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के आधार पर एक इतनी विस्फोटक खबर छापी है जो इनकी पूरी कार्यप्रणाली को दर्शाती है कि 302 करोड़ रुपया वार्षिक खर्च करके इन्होंने पूरी जो है सलाहकारों की फौज इकट्ठा कर रखी है जो 44 विभागों को चला रहे हैं केंद्र सरकार के। तो इसके पहले कभी आपने सुना था, चाहे जो है जिसकी सरकार हो, कि जो सरकारी विभागों को आपके क्या कहते हैं ये चला रहे हो, मतलब सलाहकार चला रहे हो, जिसमें देसी विदेशी सब सलाहकार है, विदेशी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। तो आप जो देश के सीक्रेट को खुद ही विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं तो ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? और आप कैसे गारंटी लेते हैं कि जो विदेशी कंपनियां आपकी सलाहकार के रूप में शामिल है, जिनके पास सारे आपके आंकड़े हैं, उसको वो जो है क्या कहते हैं CIA से लेके KGB तक जो है वो नहीं क्या कहते हैं उनसे शेयर करती होंगी? और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं शेयर करती होंगी तो फिर आप जो है फूल पैराडाइज में जी रहे हैं, या आप जो है सोचते हैं कि आप ही सबसे होशियार हैं और पूरे देश की जनता बेवकूफ है। आज ये बहुत ही विस्फोटक खबर जो है इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। तो सवाल इस बात जी जी।
हाँ, तो सवाल इस बात का है कि आप सरकार चला नहीं सकते, उसके लिए आपको जो है देसी विदेशी सलाहकार चाहिए। आपको चुने हुए प्रतिनिधियों पर कोई जो है क्या कहते हैं भरोसा नहीं है। आपके सारे मंत्री केवल चाय और बिस्कुट खिलाने के लिए मंत्री हैं कि वो मंत्री के रूप में सुशोभित हैं और अपने मंत्रालय में जाके जो अतिथि उतिथि आते हैं उनको चाय वाय पिला दें। सारा जो है आपका कार्यक्रम जो है वो सलाहकारों से चल रहा है और पीएमओ से चल रहा है। तो आप डेमोक्रेसी चला रहे हैं कि आप प्रगलांतर से जो है इनडायरेक्ट जो है डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। और फिर ये क्या है कि सालों साल आखिर सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं निर्धारित करता कि एक बार आप 3 महीने में जो जांच करना हो कर लीजिए और करने के बाद जो एफआईआर दर्ज करना हो जो करना हो आप करिए। कुछ ना कुछ आप सिस्टम लाएंगे कि अनंत काल तक ये चलता रहेगा कि जब चाहे आपके दरवाजे पर ईडी पहुंच जाए, जब चाहे आपको हाजिर करा ले, जब चाहे आपको क्या कहते हैं मतलब वो कर ले। और फिर आप हर जगह जाते हैं आपको कहीं 36 लाख मिल जाता है, कहीं वो हो जाता है। जहां साला करोड़ों का मामला चल रहा है वहां 36 लाख की क्या वैल्यू, 2 लाख की क्या वैल्यू है, 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू है, जहां करोड़ों करोड़ का मामला जो है क्या कहते हैं मतलब चल रहा है। 302 करोड़ रुपया तो आप सलाहकारों में ही खर्च कर रहे हैं। क्या इसके लिए आपने जनादेश लिया है? तो सवाल इस बात का है कि आप इन के इन प्रकार आप जो है वो क्या कहते हैं सत्ता पर कब्जा किए रहे और अपने लुम्पेंस जो है जो गुंडे तत्व हैं जो आपके लोफर टाइप के लोग हैं उनसे जो है आप झंडा फहरवाते रहिए। आपका जो है क्या कहते हैं लोगों को आतंकित करने के लिए जो है वो क्या कहते हैं मोटरसाइकिल जुलूस निकलवाते रहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कहीं भी हो। जी संजीव जी, जेपी सर बड़ा खुलासा किए हैं। क्या? तो अभी कह रहे हैं बड़ा गंभीर, देसी विदेशी सलाहकार 302 करोड़ रुपए सालाना, मंत्री चाय पिलाते हैं और इधर इलेक्शन का काम जो है ईडी संभाले हुए है जी। नहीं, देखिए वो जो दो तरह के एडवाइजर्स गवर्नमेंट में है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टों के लिए जो कंसल्टेंसी जो वर्ल्ड वाइज जो कई फर्म्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइज कंसल्टेंसी देते हैं उनको इन्होंने हायर किया है। 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें वर्ल्ड वाइज में जो भारत सरकार ने हायर किया है अलग अलग मंत्रालयों में। और कुछ एडवाइजर्स ऐसे हैं जो इनके पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं या आरएसएस से संबंधित हैं या अलग अलग संगठनों से संबंधित है। वो अलग अलग मंत्रालयों में एज ए एडवाइजर्स उनका अपॉइंटमेंट है। जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय में जो आरएसएस के आइडियोलॉजी से रिलेटेड कई जर्नलिस्ट हैं उनको ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर एडवाइजर बनाया गया है। ऐसे दसियों जर्नलिस्ट को मैं जानता हूँ जो आरएसएस आइडियोलॉजी से लिंक्ड रहे हैं पिछले 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल से उनके साथ जुड़े रहे, पत्रकारिता में रहते हुए भी संघ परिवार से जुड़े रहे। तो उनको 1.25 लाख से 1.5 लाख की सैलरी पे मंत्रालय में एज ए सलाहकार नियुक्त किया गया है। और वो अलग अलग वैचारिक रूप से जो एक मंत्रालय के अंदर अलग अलग, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी ऐसे सलाहकार हैं, ऐसी ढंग से और भी कई मंत्रालयों में सलाहकार हैं। और ये नहीं है, राज्यों के अंदर भी जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां पे अलग अलग मंत्रालयों में इन्होंने सलाहकार अपॉइंट कर रखे हैं। और वो जो है उनकी सैलरी अलग अलग मद से आता है और फिर वो अपने एक एजेंडा को लागू करते हैं, अपने हिसाब से लागू करते हैं। और तो और जिलों में भी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट अफसर के तौर पर अपॉइंट्स किए हैं जो यंग्स कहते हैं कि वहां से पढ़े हुए हैं, वहां से पढ़े हुए हैं और उनको 1 से 1.25 लाख सैलरी मिलती है, 1.5 लाख सैलरी मिलती है। वो अलग अलग इश्यूज पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को और इन समूह को क्या कहा जाता है सलाह देते हैं और प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं। ऐसे में कई लोगों को जानता हूं, मैं फील्ड में घूमते हुए मैंने देखा है। जैसे चंडीगढ़ में मैंने देखा था कि एक मंत्रालय में एक इम्पोर्टेंट सलाहकार थे और वो नागपुर से थे। और मैं आपको ये बता दूं कि जब उनसे हमसे मिले तो कहा कि मैं अम्बेडकराइट हूँ, मैं आरएसएस से जुड़ा अच्छा। हूँ, अम्बेडकराइट हूँ। और उनका लगभग 1.5 लाख की सैलरी थी। अच्छे आदमी है थे, बातचीत मेरी आधा घंटा उनसे हुई थी। तो वो भी एक कोई कंप्यूटर से रिलेटेड डिपार्टमेंट में एडवाइजर थे सरकार के। तो इस तरह की नियुक्तियां हुई है और मैं समझता हूं कि ऐसे नियुक्तियां करके जो संघ परिवार और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर रहे हैं। और ये काम कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए थे, यूनिवर्सिटियों में भी अपने लोगों को अपॉइंट। संजीव जी सवाल ये है कि क्या ये जो अपॉइंटमेंट सलाहकार ये कानूनन है कि ऑडिट में इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है? नहीं, ऑडिट। कल को अगर ये सारी चीजों की जांच होगी ना तो ये सारी चीजें जांच के दायरे में आ जाएगी। क्योंकि इनको
मद से सैलरी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई सोसाइटी बना के वहां पे फंड को डाइवर्ट करते हैं, फिर वहां से उनकी सैलरी जाती है। तो ये सारे जांच होगी तो जांच के दायरे में आएंगे, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लेकिन वो होता है कि अगली सरकार जब आएगी उसकी जांच करेगी, तो इतना कौन आगे सोचता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे सामान्य रूप से क्या होता था, आपको याद होगा कि रेलवे मंत्रालय में कोई पॉलिटिकल जो होते थे, पैसेंजर कमेटी होता था, एडवाइजरी कमेटी होता था, ऐसे रेलवे में तो सुनते थे कुछ इस तरह की समितियां बनती थी। लेकिन अब लगभग हर मंत्रालय में इस तरह के एडवाइजर्स अपॉइंटेड हैं, और जिनको उस समय भी जो रेल मंत्रालय में जो सलाहकार होते थे वो अवैतनिक होते थे, मानद होते थे। हाँ, उनको कोई वेतन वतन नहीं मिलता था, लेकिन ट्रेन का पास मिलता था, ट्रेन का पास मिलता था, ट्रेन का पास मिलता था। लेकिन अब तो ये सैलरी पे हैं काफी लोग, बड़ी संख्या में है। अगर राज्यों के अंदर जो भाजपा शासित राज्यों की समीक्षा कीजिएगा तो वहां भी हजारों की संख्या में इस तरह के लोग होंगे जो अलग अलग जगहों पे लगे हुए होंगे। चलिए, तो बहुत मैं दिन से सूखे हुए थे तो थोड़ा सा रस मिल रहा है। नहीं, अब वो कहते हैं कि 70 साल हमने संगठन की सेवा करी है तो हमें भी तो सरकार में कुछ हक दो। अब मंत्री अभी रोते जा रहे हैं, मंत्री इतने आनंद ले रहे हैं और कार्यकर्ता वैसे ही सिर्फ अकेला झोला टांगे, ये भी तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। कांग्रेस पार्टी वाले तो अपने कार्यकर्ताओं बेचारों को झोला क्या टंगवाते हैं, पार्टी कार्यालय में जो झाड़ू लगाता है उसको सैलरी भी नहीं देते 15-15 साल। कम से कम इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशकिस्मत है कि पार्टी से कुछ मिल तो रहा है, संगठन से कुछ मिल रहा है, सरकार कुछ दे रही है, अलग अलग तरीके से दे रही है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल अब बड़ी लड़ाई की है कि 2024 का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल है, 400 सीटों से आगे आ रही है, तो विपक्षी नेताओं पे इतना ज्यादा ईडी की जरूरत क्या है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाओ, कंपेन करो, और उसके बाद 24 के मार्च में अगर आप पावर में आ ही रहे हो तो ईडी तो आपके पास पूरा साल है, 5 साल है, फिर आप ईडी से ग्रिल करते रहना इनको। लेकिन इन चुनाव के मौके पे आप हर विपक्षी नेता के घर पे ईडी बैठा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन खिसकी हुई है और आप उनको कह रहे हो कि आप चुप बैठो। और आप ये देखिए कि नीतीश कुमार के लिए आपने तो कह दिया था कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे गए हैं। जो सूचना आ रही है कि वो अपनी शर्तों पे ही गए हैं भाजपा के अंदर, भाजपा की शर्तों पे नहीं गए हैं। और भाजपा बहुत ही बैक चैनल से अलग अलग लोगों को लगा के वो गठबंधन से नीतीश कुमार को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और मुझे लगता है कांग्रेसी पहली बार थोड़े से समझदार निकले, या जो बाकी अपोजिशन के लीडरों की समझदारी थी, इनका सर्वेलेंस भी स्ट्रांग था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं घोषित किया, नहीं तो दूल्हे भाग जाता चुनाव से पहले, तो बहुत फजीयत होती। तो ये इनके पास एक इंफॉर्मेशन ठीक थी। तो एक स्पष्ट बात हो गई है कि बीजेपी का जो स्ट्रांग फोर्ट है वो कमजोर हो रहा है। और ये स्ट्रांग फोर्ट आपको याद होगा कि यही स्ट्रांग फोर्ट झारखंड, जहां पे 14 में से मुझे लगता है कि 11-12 सीटें भाजपा जीती हुई है। बिहार 40 में से 39 सीटें जीती हुई है। और इसी ढंग से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे स्ट्रांग फोर्ट है। ये 300 सीटें आती है इस एरिया से, और इस एरिया में भाजपा का किला दरक रहा है। तो इसी एरिया में आप देखिए ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और एक ईडी एक्टिव है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि पिछली बार बीजेपी वहां पे 18 सीटें जीती थी। और जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बीजेपी उस 18 में से 3 से 4 सीट भी रिटेन नहीं कर सकती, 5 सीट भी रिटेन नहीं कर सकती। तो वहां पे भी बड़े पैमाने पे ईडी का एक्टिव परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो ये क्लियर हो गया है कि ईडी का ये एक्टिविज्म बता रहा है कि भाजपा अपने गढ़ में हार रही है, और भाजपा जहां पे शून्य है, जैसे आंध्र प्रदेश में शून्य है, तमिलनाडु में शून्य है, केरल में शून्य है, वहां पे ईवीएम मैनेजमेंट भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां वोट ही 3 से 4% है। वहां पे चुनाव जीतने के लिए 35 से 40% का मैनेजमेंट कैसे होगा। ईवीएम मैनेजमेंट भी अगर भाजपा करती है या सरकार करती है तो उसके लिए भी तो 2-3-5% का गैप ही आप भर सकते हैं ना। ये थोड़ी है कि आपका 100 वोट आया जिस बूथ पे, उस बूथ पे का 1200 वोट हो जाएगा, फिर तो क्लियर कट है, तो धांधली पकड़ में आ जाएगी। तो जिन और जो एक जो इंपॉर्टेंट इनकी चिंता हो गई है महाराष्ट्र, जहां पे गठबंधन पे लगातार प्रेशर के बावजूद गठबंधन नहीं टूट रहा है, तो गठबंधन के अंदर जो छोटे छोटे जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे उनको तोड़ा, जैसे शिवसेना के अंदर शिंदे को तोड़ दिया, एनसीपी के अंदर अजीत पवार को तोड़ दिया, उसके बावजूद इनको सफलता नहीं मिल रही है कि कैसे इसको तोड़े।
48 में से 40 सीटें लगभग वहां पे भी एनडीए इस समय जीती हुई है। तो ये जो गढ़ है, ये गढ़ के कमजोरी जो है वो बीजेपी को अब सता रही है कि जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो उनको अंदरूनी रिपोर्ट है कि अब की बार 200 पार भी मुश्किल है। और ये सम्राट चौधरी को बताया गया मीटिंग में कि भैया 40 सीट आप कहते हो कि हम जीत जाएंगे अपने दम पे, यहां तो रिपोर्ट जो आ रही है वो 20-22 की भी नहीं आ रही है। तो ये सारी स्थिति में नीतीश कुमार को लाने के बाद ये क्लियर हो गया है, बीजेपी का जमीन खिसकी है, मैनेजमेंट है। राम मंदिर का जो एक उम्मीद थी, जैसे 22 तारीख को किया है 5-7 दिन, उसकी भी रिपोर्ट से इन्होंने मंगाई है हिंदी हार्टलैंड में क्या इंपैक्ट है राम मंदिर का। तो वो राम मंदिर का इंपैक्ट भी इनको अब लग रहा है कि क्या वो फरवरी 28 तक जाते जाते उतना फ्रूटफुल रहेगा जो 22 जनवरी को जितना फ्रूटफुल था। और जिस ढंग से 22 जनवरी में हिंदी हार्टलैंड में जो एक सरगर्मी थी, और इसमें मैं इंकार नहीं करता इस चीज से कि सरगर्मी थी और लोगों में राम मंदिर की स्थापना को लेकर एक उत्साह था, तो वो धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और वो अगले 28 जनवरी तक और मार्च तक सस्टेन करना इनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। राम मंदिर के जो एक जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो चुनावी बेनिफिट में बदलना, वो नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि जहां जहां पे स्ट्रांग है वहां कमजोर हो रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, ये सारे जो हार्टलैंड है, जो पिछले 2019 का हार्टलैंड था, तो इसके लिए अब ईडी इनके लिए एक्टिव होकर काम कर रही है। जेपी सर, फाइनल कमेंट। ईडी आखिर इतना जो बाहुबली सरकार है, तो ईडी के सहारे क्या चुनाव जीतना चाहती है? नहीं, मैं इसमें दो हिस्से में इसको बताऊंगा। एक हिस्सा में मैं थोड़ा संजीव भाई की बात को मैं थोड़ा वो करना चाहता हूँ। मैं अखबार में जरा सा जो सूचना है उसको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। अखबार में जो सूचना है इंडियन एक्सप्रेस में कि अर्नेस्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी, डेलाइट और केपीएमजी नाम जैसी विदेशी जो है वो क्या कहते हैं एजेंसियां सलाहकार के रूप में काम करती हैं। और सूचना मंत्रालय से लेके रेल मंत्रालय तक तमाम सलाहकार की बात संजीव भाई ने कही। लेकिन इसमें जो रिपोर्ट है, सरकार के 6 बड़े विभाग जिनमें सलाहकारों की भरमार है, इनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास के 156 विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के 203, किसान कल्याण के 149, आवास और शहरी प्रशासन मंत्रालय के 147, महिला और बाल विकास के 112 और सड़क परिवहन राजमार्ग के 1999 सलाहकार शामिल हैं। कुल मिलाकर वे कुल 1499 में से 876 या उसका 58% है। सिर्फ इन्हीं विभागों पर कुल खर्च 130 करोड़ रुपए सालाना है। 302 करोड़ में 130 करोड़ रुपया केवल इन 6 विभागों पर खर्च हो रहा है। और ये जो अर्नेस्ट एंड यंग और ये हैं, इनका क्रेडेंशियल क्या है, इस पर संजीव भाई ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। खैर एनीवे, एक मिनट, मैंने पहले ही बोला था कि वर्ल्ड वाइज कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स जो है उनसे ये गवर्नमेंट लगातार सलाह दे रही है। और एक चीज मैं यार आपको बता देता हूं कि जिन कंसल्टेंसी फर्म्स की आप बात कर रहे हैं, वो कंसल्टेंसी फर्म्स सिर्फ बीजेपी के राज में एडवाइज नहीं कर रही हैं। इन कंपनियों की पूरी हिस्ट्री देखिए, ये पहले भी गवर्नमेंट को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एडवाइस करती रही हैं। जी जेपी सर। अच्छा, यहाँ तक कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके जो नीति आयोग बनाया गया है, वहां तक में भी विदेशी कंसल्टेंट रखे गए हैं, क्योंकि देशी कंसल्टेंटों पर बीजेपी सरकार को भरोसा ही नहीं। वो अमेरिका बनाने पर आमादा है, लेकिन अमेरिका की तरह जो सोशल क्या कहते हैं वो ध्यान रखते हैं कि जो आदि बेरोजगार हो गया उसको बेरोजगारी का जो भत्ता देते हैं, उसके प्रति इनकी कोई जवाबदेही। अगर एक आदमी रिटायर हो जाता है और नई पेंशन पॉलिसी की तरह रिटायर होता है, या जो तमाम और सेक्टर है, जैसे पत्रकारिता ही है, कल तक कोई संपादक है तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपया पा रहा है संस्थान के हिसाब से, वो आज रिटायर हो गया तो उसको एक पैसे का जो है कोई जो है बैकबोन नहीं है कि उसको कोई पेंशन मिले या ये मिले। तो वहां अमेरिकी सिस्टम में ये है कि जो लोग भी जो है रिटायर हो गए या जो लोग भी जो है वो बेरोजगार हो गए या वो हो गए, तो उनको साप्ताहिक रूप से इतने पैसे मिलते हैं कि वो कार तक मेंटेन उसमें कर लेते हैं। उनके दरवाजे पर कार खड़ी रहती है और वो मतलब स्लम में नहीं रहती। एनीवे, तो आप अमेरिकी सिस्टम लाना चाहते हैं, आप पूरे देश को कॉन्ट्रैक्ट में ढकेलना चाहते हैं, तो आप अमेरिका की जैसी
सोशल साइंस का भी जो है इंतजाम कीजिए कि ताकि जो है वो आदमी अगर बेरोजगार हो तो फिर वो सड़क पर ना आए, वो भूखे मरने की नौबत ना आए। आगे पूरा जो ओल्ड पेंशन स्कीम और जो नई की जो बवाल चल रहा है उसके पीछे यही सबसे बड़ी सोच है। उसी तरह की जैसे जो प्राइवेट सेक्टर का आदमी वो हुआ, अच्छा, और जो उसके जो ईपीएस है, फैमिली पेंशन, वो भी इतनी मामूली है कि उसमें सब्जी भी आप साल महीने भर की नहीं खरीद सकते, भोजन करना तो दूर की बात है। तो सवाल है कि आप अमेरिका बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, लेकिन फिर अमेरिका जैसी सोशल इंजीनियरिंग भी कीजिए, जो कि क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद या बेरोजगारी के बाद या कंपनी बंद होने के बाद या छंटनी के बाद भी जो है आपके जो है भोजन पानी का जो है इंतजाम करती है। तो आप वो भी करिए। तो आप वो नहीं करेंगे, आप वो करेंगे, मतलब आधा लेंगे और आधा जहां आप फंसेंगे वहां छोड़ देंगे। तो सवाल इस बात का है कि ये तो एक बात हो गई, और बाकी दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप 400 पार की बात करते हैं और 200 सीट पर आप है ही नहीं, जैसा संजीव भाई ने कहा, तो फिर तो बची 300 कुछ सीट, तो 400 कहां से हो जाएगी? फिर तो आपको उस 200 में भी जो है कहीं ना कहीं घात लगाना पड़ेगा। और अभी तक जो है वो आपका क्या कहते हैं, आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों जो है वो चुनाव आयोग की जो है वो ईवीएम जो पुरानी इस्तेमाल की थी, बड़े पैमाने पर आग लग करके जल के नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें राज छिपा हुआ था कि जो 370 से अधिक सीटों पर जो वोट पड़ा और जो वोट निकला पिछले 2019 के चुनाव में, और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो अगर उस ईवीएम की जो है क्या कहते हैं जो सुरक्षित रखे जाने की बात है कि उसको रखे रहेंगे और जब तक वो चलेगा विवाद तब तक आपको सुरक्षित रखना है, तो फिर आप जो है क्या कहते हैं कैसे जो है उसको प्रमाणित करेंगे कि जो है कितना वोट पड़ा, कितना वोट नहीं निकला? तो कुल मिला के पूरे देश के सामने ये है। और भाई जो जिस तरह जो है आरएसएस अफवाह फैलाता है, मसलन जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पहले वाले, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोली चलाई थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, जिसमें कोठारी जो थे राजस्थान के, गुजरात के 2 लड़के उनके मारे गए थे, तो 14 लोग मारे गए थे। और इन्होंने पूरे देश भर में आधे घंटे के अंदर अफवाह से फैला दिया, कहीं 400 कहीं 4000, कितने लोग मारे गए हैं। और उसको जो है आपके हो गया, हाँ, सरयू लाल हो गया था, उसको तो हिंदू अखबार ने इशू बना लिया और उन्होंने बाकायदे जो है इनसे मांगा कि आप बताइए कि कितने लोग मरे, हम उनका वेरिफिकेशन करेंगे। तो उस वेरिफिकेशन में जितने लोगों का इन्होंने नाम दिया, उन्होंने जो है उसका बाकायदे लिस्ट जो है फ्रंट लाइन अखबार में छापी कि इसमें इतने लोग अपनी अपनी बीमारी से मरे, वो अयोध्या गए भी नहीं थे। कुल 14 आदमी का नाम आया कि जो 14 लोग वहां पर मारे गए थे। तो अफवाह तंत्र इनका इतना है कि उस अफवाह तंत्र से ये पूरे देश में कुछ भी फैला सकते हैं। ये इंदिरा गांधी का विवाह जो है वो क्या कहते हैं, या अघोषित विवाह राजा दिनेश सिंह से करवा सकते हैं। ये नेहरू जी को वोमेनाइजर घोषित कर सकते हैं। ये जो है तमाम, नेहरू जी तो खुली किताब की तरह जीते थे। आज तो महात्मा गांधी का जो है वो क्या कहते हैं शहीदी दिवस कहिए या जो भी कहिए, महात्मा गांधी ने जो सत्य का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है और सार्वजनिक किया है, आज की डेट में किसी राजनेता में हिम्मत है सत्य का प्रयोग बताने की? सब रात के अंधेरे में, घर के सन्नाटे में सत्य का प्रयोग जो है वो क्या कहते हैं खुले दिल से खुले आम करते हैं। हर आदमी को मालूम है कि कहाँ का सत्य कहाँ जा रहा है हिम्मत? अब बनेंगे महात्मा गांधी, आपसे बता रहे हैं, या कोशिश करेंगे महात्मा गांधी की तरह लोग इनको याद रखें? अरे तो उतना गट्स भी तो होना चाहिए। और महात्मा गांधी कोई जो है वो क्या कहते हैं आदमी है, आदमी से प्यार करते हैं वाले जीव नहीं थे, वो पत्नी साथ रखते थे। और कोई पत्नी साथ रख के भी सत्य का प्रयोग करके जो है वो अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखने की हिम्मत और नैतिक साहस रखता है, तो उसके सामने बाकी लोग क्या है? चमर बिलई। वो बुलडॉग और चमर बिलई का अंतर समझ लीजिए आप, कि कहीं बुलडॉग लोग होते हैं और जो है गली गली में चमर बिलई घूमते हैं, आपसे बता रहे। तो सवाल इस बात का है कि आप में इतना नैतिक साहस भी नहीं है। आप जो है पिछवाड़े खड़े हो गए, देखो वो फलाना, जैसे कि चोर आ जाए मोहल्ले में, आप देखेंगे कि बहुत लोग घर से बाहर निकल के आते हैं हल्ला होने पर, और बहुत लोग अपने जालीदार दरवाजे के पीछे खड़े होके ए करते हैं, और वो डरते रहते हैं कि चोरवा उनको देख न ले, नहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन उनके घर पर नमस्ते कर दे। आपसे बता दें ये स्थिति में हमारा देश आज की डेट में चल रहा है। आपसे बता दें किसी को खुल करके सही बात बोलने की हिम्मत नहीं रह गई है। कितने लोग मुझे से टेलीफोन पर अम्बेडकर नामा देख के बोलते हैं कि अरे यार तुमने क्या कह दिया,
हमने कहा यार तुमने लाइक डिसलाइक कुछ नहीं किया, कहीं अरे यार जान तो रहे हो लाइक कर देंगे तो पता नहीं साला कल हमारे दरवाजे पे कोई आ खड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे, भाई तुम्हारे जैसे हम हिम्मती नहीं है। तो ऐसे माहौल में आप क्या कहेंगे सर? और फिर इसमें भी है कि जो नेता है कि वो जो है नकाब थोड़ा उठा हुआ है कि भाई आ जाओ हमारे पास, और नहीं तो जो है वो क्या कहते हैं ईडी तुमको जो है इसी तरह तंग करती रहेगी। तो उसमें भी आपके वार ऑफ वो जो है वो नर्व्स की जो है वो क्या कहते हैं आपका वार ऑफ नर्व्स जो होता है उसकी लड़ाई चल रही है कि कितना आप में हिम्मत है कितना नहीं है। जिनमें हिम्मत नहीं है वो सरेंडर कर देते हैं, और जिनमें हिम्मत और हौसला है वो दसियों साल से लड़ रहे हैं इनकी सरकार में। जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी तो घंटों बुला के पूछताछ कर चुके हैं। आप चिदम्बरम को याद कीजिए, चिदम्बरम को जेल भेज दिया, कार्ति चिदम्बरम को जेल भेज दिया, दोनों लोग जमानत पर यहाँ है। चिदम्बरम का जो हौज खास का बंगला है दिल्ली का उसको सीज किया, जिसको पीएमएलए के जो आपका वो है ट्रिब्यूनल उससे वो छूट गया। अब एक दिन अचानक अभी और चुनाव नजदीक आ जाए तो चिदम्बरम के घर फिर से ईडी भेज देंगे कि अभी ये नया सबूत मिला है, आइए पूछताछ के लिए हाजिर होइए। तो ये तो इनका मोडस ऑपरेंडी है। अरे भाई चिदम्बरम ने किया है, आप उनको जो है इंडिया गेट पर दोषी ठहरा के फांसी की सजा दे दो। आप में गट्स है, पाकिस्तान की तरह गट्स है कि भुट्टो को फांसी दे दिया, चाहे उसका रिपरकशन जो भी हो, है आप में गट्स? हाँ संजीव भाई कुछ कह रहे हैं। अभी इमरान खान को एक मामले में अभी 10 साल की सजा हुई है, चुनाव से ठीक पहले, गोपनीयता भंग के मामले में। तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ के भी शासक वर्ग इससे कुछ सीख लेते हुए कुछ विपक्षी नेताओं को सजा ही करवाओ, जो बार बार ईडी की धमकी दिलवाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है, वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ जी, तो कहने का मतलब है नहीं, ये सब जो है वो कापुरुषता का जो है वो है क्या कहते हैं परिचायक है। इससे पता चलता है कि आप भीतर से कितने डरपोक और जो कायर हैं आपसे बता रहे। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार जानकारी के लिए। और ईडी के छापेमारी और पूछताछ पर जेपी सिंह साहब और संजीव जी का बड़ा खुलासा। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।